गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेम रैंक बूस्टर पर। हार्दिक अभिनंदन है और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अध्ययन कर पा रहे होंगे। जैसा कि अभी 2026 में यूपीपीएससी और बाकी एग्ज़ाम्स की नई वैकेंसियां आ रही है, तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे होंगे और लगातार क्लासेस देख रहे होंगे। तो इसी जैसा कि आपने अभी तक हमने राजव्यवस्था का अध्ययन किया और आपने देखा कि अभी हम एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां हमारी संविधान सभा का निर्माण होना है। यानी अभी हम अध्ययन के उस दौर में हैं जहां अब संविधान बनने को तैयार है। लेकिन आज हम उससे पहले एक बार देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि कैसे हम कहां से वो राजव्यवस्था का पड़ाव शुरू होता है और कैसे वो वहां तक पहुंचता है। तो आइए देख लेते हैं उस पड़ाव को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम राजव्यवस्था या पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने देखा और समझा। जैसे कि मैंने बताया कि राजव्यवस्था का अर्थ राजव्यवस्था, राज यानी सत्ता और शासन की व्यवस्था, यानी उन नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिससे किसी देश या राज्य का शासन व्यवस्था चलती है। तो आप देखेंगे तब हम उनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में पहली बार 1600 ईस्वी में एक कंपनी व्यापार करने आती है, एक कंपनी, और जिस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी व्यापार करने आती है और कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी को व्यापार करते करते, लंबे समय तक व्यापार करते करते, लगभग 150 वर्षों तक व्यापार करते करते कंपनी के अंदर एक भावना पैदा होती है कि क्यों ना वो यहाँ राजनीति करे, यानी सत्ता में भी हस्तक्षेप करे, शासन में भी हस्तक्षेप करे। क्योंकि उससे पहले कंपनी जब व्यापार कर रही थी तो कहीं ना कहीं हमारे राजाओं के साथ में कंपनी का आपस में हस्तक्षेप या फिर कहे कि एक दूसरे के संपर्क में रहना, ऐसा होता रहता था। तो कंपनी का कॉन्फिडेंस सत्ता और शासन को चलाने के लिए अब अप हो चुका था। तो ऐसे में कंपनी पहली बार 1757 में एक युद्ध लड़ती है और वो युद्ध लड़ा जाता है प्लासी की लड़ाई। बंगाल में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें कंपनी की जीत होती है और कंपनी का कॉन्फिडेंस जीत के बाद अप होता है और वो अगेन एक युद्ध लड़ती है। उस युद्ध का नाम होता है बक्सर की लड़ाई, जो उसकी 1764 में लड़ा गया। और हमारे यहाँ के राजाओं का या शासकों का अब कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, मोरल थोड़ा डाउन होता है और वो लोग एक संधि करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और वो संधि इलाहाबाद की संधि 1765। और उस संधि के बाद 1765 वो एक दौर था कि जब लिखित रूप में कंपनी को शासन चलाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लिखित रूप में हमारे यहाँ के शासकों यानी भारत के शासकों से प्रथम बार या पहली बार प्राप्त हो रही है। उसके बाद 1773 में दो युद्ध और फिर इलाहाबाद की संधि को देखते हुए पहली बार ब्रिटिश सरकार एक कानून बनाती है कि अब कंपनी इस कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। क्योंकि कंपनी की भावनाएं, शोषण, अराजकता, इस तरह की चीजें लगातार बढ़ती जा रही थी। तो कंपनी, अब ब्रिटिश सरकार कंपनी के लिए एक रूल बना देती है, कुछ नियम और शर्तों के अधीन रह करके कंपनी अब काम करेगी। तो पहली बार एक कानून के दायरे में, पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी को कुछ नियम और शर्तों के अधीन अब शासन करना है। लेकिन कंपनी जो काफ़ी लंबे समय से भारत में व्यापार कर रही थी, इस एक्ट के द्वारा
अपनी शोषणकारी नीतियों से कभी बाज नहीं आती है। तो कंपनी ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अगेन एंड अगेन बहुत सारे एक्ट कंपनी के लिए पास किए जाते हैं कि कंपनी अब ये काम करेगी। कंपनी को कभी व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप कम करने का आदेश दिया जाता है, तो कभी अधिक का। और इसी प्रकार से 1773 के बाद 1784 विलियम पिट ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट पास किया जाता है कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नए बोर्ड की स्थापना होती है, और एक जो पहले से था बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के कार्यों को देखते थे। इस प्रकार से अब भारत में कार्यों को दो प्रकार से विभाजित किया गया कि एक संगठन जहां कंपनी के कार्यों को देखेगा यानी व्यापारिक मामलों को देखेगा, तो दूसरा संगठन अब सैन्य और राजनीति के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। यानी अब कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक इसी प्रकार से 1792 और फिर 1813 जहां कंपनी के अधिकारों में लगातार कमियां की जा रही थी और यहां कंपनी का व्यापार में एकाधिकार समाप्त किया गया और दूसरी कंपनियों को भी ऐसी स्वीकृति दी गई, ऐसा आदेश दिया गया कि अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ठीक इसी तरीके से 1837 के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है और मुस्लिम लीग की हार होती है। मुस्लिम लीग की ये कांग्रेस की विक्ट्री यानी जीत होती है, और जहां 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहीं मुस्लिम लीग को हार का सामना करना पड़ता है। और मुस्लिम लीग के लिए एक समस्या की और देखने वाली बात यह थी कि जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहां भी मुस्लिम लीग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन इसी बीच बगैर कांग्रेस से बात किए 1939 में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है, और इसी के विरोध में कांग्रेस जिन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, और उस इस्तीफे के बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1939 में एक स्टेटमेंट देते हैं कि अब भारत कांग्रेस के शासन से मुक्त हो गया है, और उस दिन को वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मुक्ति दिवस। फिर भारत के वायसराय लिनलिथगो एक नया प्रस्ताव लेकर के आते हैं, ये बात है 1940 की, और उस प्रस्ताव को जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से। उसमें कुछ और परिषद का विस्तार तथा अन्य कुछ लाभान्वित करने वाली चीज़ें भारतीयों के लिए उस अगस्त प्रस्ताव में रखी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव फेल हो जाता है, चूँकि उस प्रस्ताव के अंदर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना नज़र आती है और कांग्रेस उससे सहमत नहीं होती है, तो वो अपने आप में विफल हो जाता है। और उसके बाद फिर क्रिप्स प्रस्ताव दोबारा एक प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन वो प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं अपने आप में विफल होता है। और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद हमारे नेताओं को विश्वास हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार से कितनी भी वार्तालाप या सहमति बनाना या इन पर विश्वास करना सब कुछ व्यर्थ है, और भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और इस आंदोलन के बाद अब कंपनी और ब्रिटिश सरकार अराजकता की या फिर कहे हिंसक नीति अपनाती है, और भारत के राजनीतिक लोगों को दमन किया जाता है। जो लोग भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे उनका दमन किया जाता है, उस मांग का दमन किया जाता है, उनकी गिरफ्तारियां की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है। और इसके बाद फिर 1942 के बाद अगेन एक नया प्रस्ताव वेवेल लेकर आते हैं,
कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो दो भागों में बट रही है कि वो उसका समझौता कराए, और उस समझौते के नाम पर एक समझौता होता है शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल रहता है, क्योंकि वहाँ पर शिमला सम्मेलन के अंदर मुस्लिम लीग जहाँ पाकिस्तान बनाने की बात करती है, तो वहीं कांग्रेस अखंड भारत की बात करती है, और वो कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। इसके बाद जब अभी ठीक 1945 का वो समय है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को ये अब यकीन हो चुका है कि अब भारतीय जनता या भारत की जनता किसी भी कीमत पर आपके किसी भी विश्वास में आने को तैयार नहीं है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब ब्रिटेन पूरी तरीके से कमज़ोर भी हो चुका है, और भारत की जनता कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना से एकदम अपने अप लेवल पर है। तो ऐसे में अब एक नया प्रस्ताव भारत में भेजा जाता है, और उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो आज हम अध्ययन करेंगे उस कैबिनेट मिशन का, कुछ चीज़ें जो अब भारत में पहली बार होगी। एक नए संविधान बनाने का प्रस्ताव भारत को दिया जाएगा, और जिसमें सभी भारतीय शामिल होंगे। एक नई सरकार का गठन करने का निमंत्रण भारत सरकार को दिया जाएगा, और उसमें भी सभी भारतीय शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब वास्तविक शक्ति भारतीयों के अंदर देखने को आपको मिलेगी, और फिर एक नई संविधान सभा का गठन होगा, और वो मिलकर संविधान बनाएगी, और फिर हम संविधान का अध्ययन करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं उस कैबिनेट मिशन को, जो परीक्षा की दृष्टि से भी और संविधान को पढ़ने से पहले इसके मूल में बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन योजना, या फिर कहे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आप सभी को बड़े ध्यान से इसको समझना है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप अवश्य ही संविधान को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से हमारे सामने कौन से वो प्रस्ताव थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंतिम समय में रखे जा रहे हैं, कि भारत का किस प्रकार से आप संविधान सभा का निर्माण करेंगे, किस प्रकार से संविधान बनेगा। तो वो सब बातें हम करेंगे आज इस मिशन में, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। तो आप देखेंगे, आपको याद रखना है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना एक ब्रिटिश प्रस्ताव था। अब ये ऐसा प्रस्ताव पहली बार आएगा जहां वास्तविक सत्ता भारतीयों को देने की बात की जाएगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि जहां वास्तविक सत्ता भारतीयों को देने की बात की जाएगी, और इसका उद्देश्य है भारत की एकता को बनाए रखते हुए, एकता यानी भारत का विभाजन ना हो। इस प्रस्ताव को आप इस प्रकार से समझिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक तरह से आप ये समझ लिए कि मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में समझौता हो और भारत का विभाजन ना हो, यानी अब एकता की बात कर रही है। यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज किया। वो मांग जो 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग की तरफ से रखी गई कि वो अलग एक राष्ट्र चाहते हैं, तो उसकी मांग को अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि खारिज कर दिया गया। अब वो ब्रिटिश सरकार अच्छे से समझती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच काफ़ी मतभेद है, तो उस मांग को खारिज करके वो ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती कि हम एक तबके के साथ में उसका संबंध इन फ्यूचर खराब हो। तो ऐसे में आगे देखेंगे कि किस प्रकार की योजना कुछ पक्ष रखती है वो मुस्लिम लीग के लिए कि आपको कुछ स्वायत्तता देती है। वो देखेंगे कि किस प्रकार मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वो
क्या दांव खेलती है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की नींव इस प्रस्ताव में रखी जाती है। यानी पहली बार आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत की एकता को बनाए रखने के साथ सत्ता का हस्तांतरण यानी भारतीयों के हाथ में वास्तविक शक्ति देने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की उस मांग को खारिज कर दिया गया जो अब तक कभी पहले इतिहास में नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि वो अलग से कि वो इस बात को खारिज करती है कि भारत का विभाजन होगा, लेकिन पहली बार वो एकता की बात करते हैं और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो देखते हैं। तो मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा फरवरी 1946 में भेजा गया। यह मिशन मार्च में भारतीय हितधारकों की जटिल राजनीतिक मांगों को संबोधित करने और एक स्वतंत्र भारत के लिए ढांचा तैयार करने के लिए पहुंचा। यानी ये मिशन जो भारत में आया ये एक नए संविधान की रचना करने के लिए कुछ प्रस्तावों के साथ आया। वो किस प्रकार से होगा उसका यानी उसका मसौदा कैसा होगा, उसकी आकृति या कहे कि उसके अंदर कौन से प्रस्तावों को रखा जाएगा, उन चीज़ों को लेकर के एक मंत्रिमंडल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा उस समय भेजा गया। इस मिशन में ये याद रखना है, बार बार एग्जाम में आया है, इस मिशन में 3 प्रतिष्ठित मेंबर शामिल थे जिनमें एक थे भारत के सचिव, भारत के राज्य सचिव यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य जो ब्रिटेन में रह करके भारत की सत्ता का वास्तविक केंद्र या वास्तविक शक्ति किस व्यक्ति के पास होती थी, वो होती थी भारत सचिव के पास। तो अब पहली बार भारत के सचिव सीधे भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण लोगों के साथ वार्ता करने के लिए एक संविधान सभा बनाने की बात करने आते हैं, सत्ता के हस्तांतरण की बात करने के लिए आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं। दूसरे उसमें जो व्यक्ति थे वो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये जो मिशन आया इसके अध्यक्ष भी ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इस मिशन के भी अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में कैबिनेट मिशन योजना को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे। और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन शामिल नहीं थे। और ये 3 नाम जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 3 नाम के साथ आपको इसमें एक नया नाम और मिला हुआ दिखेगा या जुड़ा हुआ दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये एग्जाम में 1-2 बार नहीं कम से कम 20 बार पूछा गया है। किसी कमीशन के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि उस समय भारत के राज्य सचिव पेंथिक लॉरेंस और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर, यानी ये उस समय के नौसेना अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर। तो आपको याद रखना है पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, आपको इनका नाम याद रखना है। इस समय तक ब्रिटेन ने भारत को जल्द से जल्द छोड़ने का संकल्प ले लिया था, यह महसूस करते हुए कि एक त्वरित और व्यवस्थित वापसी साम्राज्यवादी हितों के लिए बेहतर होगी। यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि कहीं ना कहीं सत्ता को भारतीयों के हाथ में दे दिया जाए, लेकिन वो ये भी चाहती है कि हम इसको फ्यूचर
इसका फ्यूचर बिल्कुल हमारा सिक्योर रहे, यानी फ्यूचर में हमारे हित, भारत के साथ व्यापार करने वाले हित ऐसे के ऐसे ही बने रहे। यानी वो नहीं चाहती है कि हम दमन करके या फिर किसी भी शोषणकारी नीति के तहत या कैसे भी हम इस स्वतंत्रता को भारत को दे या भारत के लोग इस स्वतंत्रता को जबरदस्ती ले। तो ये प्रस्ताव उसी की एक कड़ी है कि अब ब्रिटेन चाहता है कि हम आरामदायक तरीके से हमारा व्यापार इन फ्यूचर खराब ना हो, वो जो संबंध है वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहे। तो इसीलिए साम्राज्यवादी हितों के लिए बेहतर होगा कि वो आराम तरीके से कुछ शर्तों के अधीन भारत को क्या है सत्ता हस्तांतरण करे। तो अब देखते हैं कि मंत्रिमंडल मिशन योजना के कौन से वो प्रोविजंस थे, कौन से वो मुख्य प्रोविजन थे कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये मंत्रिमंडल मिशन योजना। तो आप देखेंगे कि 16 मई 1946 को भारतीय राजनीति नेताओं के साथ व्यापार विचार विमर्श के बाद कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधान रखे और उनमें से सबसे पहला प्रावधान था कि भारत एक संयुक्त संघ बना रहेगा। यानी जिस प्रस्ताव को कांग्रेस ने बार बार ब्रिटिश सरकार के सामने ठुकराया, चाहे वो क्रिप्स प्रस्ताव हो, चाहे वो वेवेल योजना हो, हर जगह कांग्रेस ने एक ही बात रखी कि कांग्रेस अखंड भारत चाहती है, एकता वाला भारत चाहती है, यानी एक भारत चाहती है, वो नहीं चाहती, वो विभाजन के बिल्कुल खिलाफ है। तो पहली बार अब ब्रिटिश सरकार पहली बार कहती है कि भारत एक संयुक्त संघ बना रहेगा। यानी वो जैसा चाहती है कांग्रेस, भारत वैसा ही बना रहेगा। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इसे अव्यावहारिक बताया और इसके बजाय उसने सिफारिश की कि भारत एक संयुक्त संघ बना रहे। यानी अब ब्रिटेन सरकार कह रही है कि भारत कि पाकिस्तान हम नहीं चाहते कि एक विभाजन हो और एक नया राष्ट्र बने। अब ब्रिटिश सरकार कहती है कि भारत एक संयुक्त संघ होगा। यानी संयुक्त संघ यानी किसी चीज, संघ का मतलब वो किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनेगा। अब वो कौन सी चीज़ होगी? यानी प्रांतों का और केंद्र का एक संयुक्त संघ होगा। यानी कुछ शक्तियां प्रांतों को दी जाएगी और कुछ शक्तियां केंद्र के पास होगी और पूरा एक संघ बनेगा और पूरी तरीके से वो लोग मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन वो मांग जो पाकिस्तान की मांग या विभाजन की मांग रखी गई थी, अब उसको किस दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार ने देखा, और वो देखा इस रूप में कि ब्रिटिश सरकार या कैबिनेट मिशन योजना में एक पक्ष रखा गया कि प्रांतों को हम 3 अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और उसमें से एक ग्रुप हिंदू बाहुल क्षेत्र होगा तो कोई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा। यानी मुस्लिमों के अंदर जो भावना है एक अलग राष्ट्र की, कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने का दांव यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। तो आप देखेंगे कि प्रांतीय समूहीकरण यानी 3 समूहों में विभाजित किया गया था और समूह ए में मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और ओडिशा, आज का ओडिशा, उस समय का ओडिशा हिंदू बहुसंख्यक प्रांत। यानी ये वो क्षेत्र थे जहां पर हिंदू अधिक मात्रा में थे या एक संप्रदाय के लोग अधिक संख्या में थे। और जहां अब समूह बी में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान, वो वहाँ क्या था, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, वहाँ मुस्लिमों की संख्या बजाय हिंदुओं के अधिक थी। ठीक इसी प्रकार समूह सी, बंगाल और असम, ये भी मुस्लिम बहुल प्रांत अपने आप में थे। तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम अलग पाकिस्तान की मांग को तो खारिज करते हैं, लेकिन जो प्रांत हैं वो उसने कुछ को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा और कुछ वर्ग मुस्लिम बहुसंख्यक तो कुछ हिंदू बहुसंख्यक के रूप में ऐसा प्लान रखा गया।
प्रांतों की स्वायत्ता, यानी प्रांतों को कुछ स्वायत्ता दी गई, यानी कि उनके पास किसी मुद्दे को लेकर अपनी शक्ति यानी अपना विवेक यूज करने का उनके पास वो शक्ति रहेगी कि वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर, यानी डिफेंस और फॉरेन और कम्युनिकेशन के विषय को छोड़कर जो संघ के अधिकार क्षेत्र में थे, यानी ये वो 3 विषय हैं जो संघ के अधिकार क्षेत्र में थे, और इन विषयों को छोड़कर सभी विषयों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को सौंपी गई थी। यानी वो 3 विषय हैं कि जो केंद्र के पास रहेंगे और बाकी अन्य विषयों पर स्पेशल पावर प्रांतों को दी गई कि वो अपने स्वविवेक से कार्य करे, अपनी शक्ति का प्रयोग करे, अपने तरीके से उन पर निर्णय ले सकते हैं। ये वो प्रस्ताव है जो कैबिनेट मिशन में रखे गए। नेक्स्ट, संविधान सभा। अब एक ये भी प्रस्ताव था कि अब जो संविधान सभा बनेगी उसमें प्रांतों से भी लोग शामिल होंगे, देशी रियासतों से भी शामिल होंगे, और वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत चुने जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से एक संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रांतीय विधानमंडल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, शायद नेक्स्ट में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आप देखेंगे कि ये वाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये सिस्टम कैंडिडेट को वोट करने का, कैंडिडेट को चुनने का, ये एक अलग सिस्टम होता है, और एक वो सिस्टम होता है जब प्रत्यक्ष रूप से आम जनता कैंडिडेट को वोट करती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आगे विषय रहेगा, तो इसको वहाँ डिस्कस किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके इन सदस्यों का चुनाव करेंगे। देशी राज्यों के राजकुमार अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करेंगे। प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी अब एक प्रस्ताव ये भी रखा गया कि आप जो है संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और किस प्रकार से उस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, कहाँ से वो लोग चुनकर आएंगे, ये भी प्रस्ताव में रखा गया। और भारत का संघ यानी सामूहिक शासन सुनिश्चित करने के लिए रियासतों सहित एक एकीकृत संघ का प्रस्ताव रखा गया। यानी भारत को अब वो टुकड़े नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देशी रियासतें, प्रांत और केंद्र सारे मिलकर एक संघ के रूप में कार्य करें। और अंतरिम सरकार की बात की गई, यानी जब तक संविधान बनेगा और भारत में एक आम चुनाव होगा, उसके बीच में भारत की सत्ता को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, यानी एक अस्थायी सरकार के गठन की बात भी की गई, जो टेम्परेरी रहेगी। टेम्परेरी यानी कुछ समय तक, जब तक भारत को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक किन्हीं लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा भारत के शासन को चलाया जाएगा। यानी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का यहाँ फॉर्मेशन होगा, नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें नए संविधान को अंतिम रूप दिए जाने तक विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय नेताओं से मिलकर एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन ये कंडीशन कि गवर्नर जनरल को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी गवर्नर जनरल का पद अभी भी बना रहेगा, और बाकी जितने भी सदस्य होंगे वो सब के सब भारतीय होंगे। और वो गवर्नमेंट भारत में जब तक काम करेगी जब तक कि नया संविधान नहीं बन जाता और ये तय नहीं हो जाता कि भारत में किस प्रकार चुनाव होंगे, कौन किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किस प्रकार चुनावों को कराया जाएगा, कौन सर्वोपरि होगा, तो कौन, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर जब तक नहीं बन जाता, जब तक ये गवर्नमेंट भारत के शासन को संभालने का कार्य करेगी। अब आप देखेंगे कि इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स, कैबिनेट मिशन योजना के जो मेरिट्स थे वो किस प्रकार से थे कि पहली बार
पहली बार एक डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो और राज करो वाली नीति से दूर हटकर ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार परस्पर विरोधी मांगों के बीच संतुलन बनाने की बात की गई। यानी जो फूट, जो दरार, जो विरोधाभास अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच देखा जा रहा था, उसमें संतुलन बनाने के लिए पहली बार कुछ चीज़ों को रखा गया। वो किस संतुलन बनाने के लिए पहली बार ये मिशन, पहली बार ऐसा कुछ कहा गया कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। तो इस योजना में कांग्रेस की एकीकृत भारत की मांग, की अखंड भारत की मांग, एक भारत की मांग और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। और वो आपने देखा कि किस तरीके से किया गया कि प्रांतों को वर्गों में बांटकर कि आप जो है मुस्लिमों को कुछ विशेष क्षेत्र दिए गए और कि आप जहां मुस्लिम अधिक संख्या में हैं उधर कुछ प्रांतों को बांटा गया। वो अलग अलग से प्रांतों को विभाजित करने के रूप में देखा गया कि मुस्लिम लीग को मनाने का प्रयास किया गया। और जहां हमेशा कांग्रेस की मांग रही अखंड भारत, एक भारत, वहां कांग्रेस के सामने पहले ही पहला पक्ष ये रखा गया कि भारत एक संघ होगा, यानी शक्तियों का बंटवारा तो होगा लेकिन वो एक रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान का अस्वीकरण। पाकिस्तान का अस्वीकरण, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये स्पष्ट किया कि वो नहीं चाहती कि भारत का विभाजन हो, यानी एक नया राष्ट्र बने पाकिस्तान। तो इस योजना के विभाजन को अस्वीकार करके भारत की एकता को बनाए रखने के ब्रिटिश इरादे को रेखांकित पहली बार किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए। संविधान सभा में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाने थे, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल थे। और लास्ट में आप देखेंगे कि संविधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान निर्माण में गैर हस्तक्षेप, ब्रिटिश सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होगी उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वचन दिया, जिससे भारतीयों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। यानी अब भारत के राजनीतिक लोगों को ये एहसास हो गया कि ये जो प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान को अस्वीकार किया गया है और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए, प्लस उसमें यह भी कहा गया कि संविधान निर्माण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ इश्यूज थे जो कैबिनेट मिशन योजना में रखे गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग इससे असहमत हुई, योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्दी ही महत्वपूर्ण मतभेद सामने आए। प्रांतीय समूहों को लेकर अस्पष्टता। कांग्रेस ने प्रांतों के समूहीकरण को वैकल्पिक माना। कांग्रेस ने प्रांतों के समूहीकरण को वैकल्पिक माना, जबकि मुस्लिम लीग ने इनको अनिवार्य समझा और इस मतभेद के कारण विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। संविधान सभा के चुनाव, अब संविधान सभा के चुनाव होंगे और फिर अगेन प्रांतीय चुनावों की तरह जो कि 1937 में हुए, ठीक उनकी तरह अब फिर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिलेगी और मुस्लिम लीग को कम अपेक्षाकृत जो मुस्लिम लीग की सोच थी उसके हिसाब से, यानी अनुमानित जीत नहीं मिलती है, जिसका अनुमान लगाया जाता है वो जीत नहीं मिलती है। और इससे भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुंठा की भावना या कहे कि एक अलग जो राष्ट्र की मांग लगातार हो रही थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब संविधान सभा के चुनाव होंगे और रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि जुलाई 1940 में हुई संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 205 सीटें और मुस्लिम लीग ने कुल 78, मुस्लिम सीटों में से 73 सीटें हासिल की। इन परिणामों ने विभाजन को और गहरा कर दिया। यानी जो अपेक्षा
मुस्लिम लीग द्वारा की गई वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाउन गई, और उस डाउन के चलते जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। उसके चलते मुस्लिम लीग का वो विभाजन वाली मानसिकता कहीं ना कहीं और गहरी हो गई, और मुस्लिम लीग की स्वीकृति, वापसी और प्रत्यक्ष कार्रवाई। यानी अब ये चुनाव का रिजल्ट देखने के बाद, जैसे पहली बार 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद मुक्ति दिवस, और उसके ठीक कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद पहली बार अलग पाकिस्तान को बनाने का लेकर ऐलान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ये वो समय था जब संविधान सभा के चुनाव हुए और मुस्लिम अपनी अनुमानित जीत को हासिल नहीं कर पाई। तो ये वो पहली बार समय था कि उसके अंदर कुंठा और हिंसा की भावना और अलग राष्ट्र के निर्माण की भावना अब हिंसा के रूप में सामने दिखाई देती है। और बंगाल में एक हिंसा होती है जिसमें लगभग 5000 लोग मारे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे मुस्लिम लीग इस स्वीकृति को वापसी ले लेती है, जो वो कैबिनेट मिशन योजना में मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी, उसको वापस कर लेती है, और इस एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में वो मनाने का आह्वान करती है। और बंगाल में इसी दिन हिंसा होती है और सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और कैसे 5000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 29 जुलाई 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मुस्लिम लीग ने योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव बनाने हेतु 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की। उस दिन व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई, विशेष रूप से कलकत्ता में, और जिसके परिणाम स्वरूप 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यानी 2 बार मुस्लिम लीग 1937 में और फिर 1946 में 2 बार चुनाव हारती है, और दोनों बार उसको असफलता मिलती है, और जिस कारण वो कहीं ना कहीं अपनी मंशाओं को और अपने विचारों को किसी ना किसी रूप में, एक बार पाकिस्तान की मांग को लेकर के, तो दूसरी बार वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में ये चीज़ बाहर आती है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी जैसा कि अभी आपने देखा कि 16 अगस्त 1946, आपको ये याद रखना है। कभी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की तिथि भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको इसको याद करके चलना है। को भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने समुदायों के बीच गहरी होती दरार को उजागर किया, और मुस्लिम लीग की सरकार के शासनकाल में कलकत्ता में कुछ सबसे भीषण दंगे हुए। हिंसा जल्द ही नोआखली, बम्बई, बिहार और संयुक्त प्रांत सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और राजनीतिक माहौल और अधिक ध्रुवीकृत हो गया। अब देखेंगे आप अंतरिम सरकार का गठन। आगे और अशांति को रोकने के लिए वायसराय वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को पहली बार आगे और किसी प्रकार की अशांति ना हो, और वो जो सरकार, जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए, जब तक जो सरकार बनने वाली थी, ज़्यादा देरी ना करते हुए वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार, यानी अंतरिम सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को लगातार बातचीत के बाद मुस्लिम लीग ने शुरू में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन अंततः 26 अक्टूबर 1946 को सहमत हो गई। हालांकि लीग ने अंतिम सरकार के भीतर एक अड़चनकारी दृष्टिकोण अपनाया, यानी जिन बिंदुओं पर भी बात हुई वहां कहीं ना कहीं विरोध वाली नीति को मुस्लिम लीग ने अपनाया और कांग्रेस के निर्णय और नियुक्तियों का विरोध किया। इससे एक प्रतिकूल कार्य वातावरण उत्पन्न हुआ, जिससे दोनों पक्षों के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना लगभग असंभव हो गया। यानी जिस मुद्दे पर भी बात हो उसमें कहीं ना कहीं विरोध की भावना मुस्लिम लीग की तरफ से देखी जा रही थी, और किसी भी मुद्दे पर कोई भी
निर्णय लेना काफ़ी कठिन हो गया था, तो अब ये स्थिति बिल्कुल चलने वाली नहीं थी। स्वतंत्रता की अब ये देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस रही इस कैबिनेट मिशन योजना की। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, समझा और सुना कि स्वतंत्रता की नींव पहली बार भारत में रखी गई। इस योजना ने शासन और संविधान निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करके भारत के स्वतंत्रता की ओर संक्रमण के लिए आधार तैयार किया। यानी पहली बार एक ऐसा बेस तैयार किया गया कि जिसमें स्वतंत्रता भारतीयों के लिए दिखी। दूसरा, एकता का अंतिम प्रयास, यानी ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम प्रयास था कि उस एकता को, उस भारत का विभाजन ना हो। वो जो मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो चुके थे, कहीं ना कहीं ये प्रयास था, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वो दोनों के बीच मतभेद समाप्त हो और एक भारतीय संघ का निर्माण हो, यानी एक भारत का निर्माण हो। तो इसका अंततः विफल होने के बावजूद यह योजना भारत की एकता को संरक्षित करने और विभाजन से बचने का अंतिम बड़ा प्रयास था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इस योजना के नतीजे में भारतीय समाज में मौजूद गहरे सांप्रदायिक विभाजन को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः भारत का विभाजन हुआ। ये वो योजना थी, इसमें प्रयास किया गया कि वो विभाजन ना हो, दोनों पक्षों को समझाने का उनके लिए अलग अलग प्रस्ताव रखे गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अंततः असहमत हुई और हिंसा देखने को मिली। तो आप देखेंगे कि यहाँ उसका असली रूप उजागर हुआ और विभाजन की नीति को उजागर किया और इसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और संविधान सभा का गठन, चुनाव और उसके बाद का गठन भारत के एक संप्रभु गणराज्य बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। यानी ये वो योजना थी जिसने भारतीय संविधान के बनने की नींव को बिल्कुल पक्का कर दिया। तो अब यहां से आप देखेंगे कि निष्कर्ष निकल के आता है कि कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिशों द्वारा सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण, यद्यपि अंत असफल रहा। और असफल इसलिए रहा कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं वो दोनों पक्षों को सहमत करे, जिसमें एक पक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो दूसरा मुस्लिम लीग। पहले मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपनी सहमति देती है, लेकिन बाद में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट और वो मुस्लिम लीग के अनुसार उनके अनुमानित परिणाम नहीं थे और बाद में किस प्रकार से प्रत्यक्ष दिवस के रूप में हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं और वो न उनका केंद्र बंगाल, लेकिन न केवल बंगाल बल्कि वो बिहार, उड़ीसा और अन्य प्रांतों में भी देखने को मिलते हैं, जहां हजारों लोगों की मौत हो जाती है। तो माना जाता है कि ये योजना कहीं ना कहीं भारत को आज़ाद करने की एक योजना थी, संविधान बनने का एक प्रस्ताव था और पहली बार एक स्वतंत्र भारत की बात की गई, एक अंतरिम सरकार की बात की गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लेकिन माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं असफल था, क्योंकि जो एक भारत की बात की गई थी, अखंड भारत की बात ब्रिटिश सरकार ने की और पाकिस्तान की मांग को ठुकराया, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल हुआ, क्योंकि वो सपना न ब्रिटिश सरकार का पूरा हो पाया और ना ही इधर राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा हो पाया और उस सपने के पीछे हिंसा देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में मौत हुई। तो अंततः इसको असफल प्रयास माना गया, जिसमें भारत के विविध राजनीतिक और सांप्रदायिक हितों की आकांक्षाओं को संतुलित करने का भी प्रयास किया गया। पाकिस्तान को अस्वीकार करना और एकीकृत भारत पर जोर देना ब्रिटिश शासन के लिए अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत पहली बार भारत को
स्वतंत्र करने भारत में एक संविधान सभा के निर्माण की बात की जाती है, अंतिम सरकार बनाने की बात की जाती है और इसी प्रकार से अन्य मुद्दों पर चर्चा और विचार किया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अखंड भारत की बात की जाती है कि जहां शक्तियों का बंटवारा तो रहेगा लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की जाती है, परंतु वो मांग किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार उन चीज़ों को पूरा करने में असफल रहती है। तो हम कल देखेंगे, कल की क्लास में समझेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण होता है और अंतिम सरकार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और कैसे संविधान का निर्माण होगा, और फिर उस संविधान का अध्ययन करेंगे और यहाँ से चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। अब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आगे आप लगातार देखते रहिए और लगातार लाइक और शेयर करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।